नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द लीगल अध्यापक पर। आज हम यूनिट 9 एजेंसी को सिर्फ 35 मिनट्स के वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक छोटा सा काम करिए, अपनी बुक्स, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो के साथ साथ देखते हुए रिवाइज करते चलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं एजेंसी वन शॉट रिवीजन, सिर्फ यहीं पर द लीगल अध्यापक के साथ। रॉकेट। चलो क्लास, अब यूनिट 9 एजेंसी को समझते हैं। सबसे पहले समझो एजेंसी होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करता, लेकिन सेक्शन 182 एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। एजेंट वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर एक्ट करता है या उसको थर्ड पार्टीज के सामने रिप्रेजेंट करता है, और जिसके बिहाफ पर एजेंट एक्ट करता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एजेंट एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। एग्जाम्पल, एल्विश अपना घर बेचना चाहता है लेकिन बिजी है, तो वो मैक्सटर्न को बोलता है कि तुम मेरे बिहाफ पर बायर से बात करो और डील फिक्स करो। यहाँ एल्विश प्रिंसिपल है और मैक्सटर्न एजेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैक्सटर्न करेगा वो एक्चुअली एल्विश के लिए बाइंडिंग होगा। एजेंसी का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि एजेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की तरफ से एक्ट कर रहा है और प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के सामने लायबल हो सकता है, तो एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और अगर एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है तो भी एजेंसी कंफर्म हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। इसका मतलब है जो काम किसी और के थ्रू करता है वो एक्चुअली खुद ही करता है, यानी एजेंट का एक्ट लॉ की नजर में प्रिंसिपल का एक्ट माना जाता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट की। सेक्शन 183 के अकॉर्डिंग कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है? जो पर्सन मेजर है और साउंड माइंड का है वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। एग्जाम्पल, कपिल 25 साल का है और मेंटली साउंड है, तो वो किसी को भी अपना एजेंट बना सकता है, जैसे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। अब सेक्शन 184 कहता है कि कौन एजेंट बन सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर माइनर एजेंट बनेगा और गलती करेगा तो प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, पारस ने सलमान को अपना एजेंट बनाया और सलमान माइनर है, तो अगर सलमान गलती करता है तो पारस उसको लीगली लायबल नहीं बना सकता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता एजेंसी क्रिएट करने के लिए। सेक्शन 185 मतलब एजेंसी फ्री में भी हो सकती है, यहां तक कि ग्रेटुइटस एजेंसी भी वैलिड होती है। एग्जाम्पल, ध्रुव अपने दोस्त एल्विश को बोलता है कि तुम मेरे बिहाफ पर कार सेल कर दो, और उसके बदले कोई कमीशन नहीं देता, फिर भी एजेंसी वैलिड है। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी की। एजेंसी रिलेशन तब क्रिएट होता है जब एजेंट को अथॉरिटी दी जाती है प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करने की और प्रिंसिपल उससे कंसेंट करता है। एजेंसी क्रिएट होने के मल्टीपल वेज होते हैं। 1. एक्सप्रेस अथॉरिटी, जब प्रिंसिपल क्लियरली एजेंट को अथॉरिटी देता है, चाहे रिटन फॉर्म में या स्पोकन वर्ड्स में। एग्जाम्पल, मुनव्वर आयशा को रिटन अथॉरिटी देता है कि तुम मेरी शॉप के गुड्स सेल कर सकती हो। 2. इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये सर्कमस्टांसेस, कॉन्डक्ट या सिचुएशन से समझ आता है। एग्जाम्पल, एक शॉप मैनेजर ऑटोमेटिकली गुड्स सेल कर सकता है, चाहे ओनर ने हर बार एक्सप्लिसिटली परमिशन ना दी हो। अब इम्प्लाइड एजेंसी के कुछ स्पेशल फॉर्म्स समझते हैं। 1. एजेंसी बाय एस्टॉपल, सेक्शन 237। अगर प्रिंसिपल अपने कॉन्डक्ट से किसी थर्ड पर्सन को यह बिलीव करा देता है कि एक पर्सन उसका एजेंट है, तो बाद में प्रिंसिपल ये डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, रणवीर किसी मीटिंग में समय को अपना एजेंट इंट्रोड्यूस करता है और समय डील फाइनल कर देता है, तो बाद में रणवीर ये नहीं बोल सकता कि समय मेरा एजेंट नहीं था। 2. एजेंसी बाय नेसेसिटी, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में क्रिएट होती है जब किसी पर्सन को प्रिंसिपल के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। एग्जाम्पल, दीपक ने पुनीत को फ्रूट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिए। ट्रांसपोर्ट के टाइम फ्रूट्स खराब होने लगे तो पुनीत उन्हें बेच देता है ताकि लॉस कम हो। ये एजेंसी बाय नेसेसिटी है। 3. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी लॉ खुद ही किसी को एजेंट बना देता है। एग्जाम्पल, पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, सेक्शन 196 की। कभी कभी कोई पर्सन बिना अथॉरिटी के किसी के बिहाफ पर एक्ट कर देता है। अगर बाद में प्रिंसिपल उस एक्ट को अप्रूव कर देता है तो उसे रैटिफिकेशन कहते हैं।
एग्जाम्पल, कृष्णा बिना परमिशन के गोविंदा के बिहाफ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और बाद में गोविंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। रैटिफिकेशन वैलिड होने की कंडीशंस। रैटिफिकेशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। प्रिंसिपल को सारे फैक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। अब अगला रूल है द होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड, सेक्शन 199। लॉ कहता है कि जब प्रिंसिपल किसी एक्ट को रैटिफाई करता है तो उसको पूरी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ये नहीं कर सकता कि जो पार्ट उसके लिए बेनिफिशियल है सिर्फ उसको एक्सेप्ट करे और बाकी पार्ट को रिजेक्ट कर दे। रैटिफिकेशन हमेशा कंप्लीट एक्ट के लिए होती है, पार्शियल रैटिफिकेशन अलाउड नहीं होती। आओ इसे एग्जाम्पल से समझे। कन्हैया सर एक फर्नीचर शॉप के ओनर है। उनकी एजेंट वमिका को चेयर्स खरीदने की अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसने 100 चेयर्स 500 रुपए पर चेयर पर खरीद ली और साथ में 10,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस की कंडीशन भी एक्सेप्ट कर ली। ये अनऑथराइज्ड एक्ट था। बाद में कन्हैया सर चाहें तो इसे रैटिफाई कर सकते हैं। अगर कन्हैया सर रैटिफाई करते हैं तो पूरी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चेयर्स भी और 10,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस भी। वो सिर्फ चेयर्स एक्सेप्ट करके डिलीवरी चार्जेस रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 199 के अकॉर्डिंग रैटिफिकेशन पूरी ट्रांजैक्शन की होती है, पार्शियल नहीं। अब अगला रूल है रैटिफिकेशन कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, सेक्शन 200। इसका मतलब है कि रैटिफिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो। अगर रैटिफिकेशन से किसी थर्ड पर्सन के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो रैटिफिकेशन वैलिड नहीं होगी। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी की परमिशन के बिना सी से डिमांड करता है कि बी की प्रॉपर्टी जो सी के पास है वो दे दे। सी मना कर देता है। बाद में बी अगर बोले कि ए ने जो किया वो ठीक था और उस एक्ट को रैटिफाई कर दे, तो भी सी को लायबल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब डिमांड की गई थी तब ए ऑथराइज नहीं था। आओ एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी से एक लीज ली हुई है जो 3 मंथ्स नोटिस पर टर्मिनेट हो सकती है। सी जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, ए को टर्मिनेशन नोटिस दे देता है। बाद में बी अगर उस नोटिस को रैटिफाई करना चाहे तब भी वो ए पर बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि शुरू में नोटिस देने वाला पर्सन ऑथराइज नहीं था और इससे ए के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अब अगला रूल है रैटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम। रैटिफिकेशन रीजनेबल टाइम के अंदर ही की जानी चाहिए। अगर प्रिंसिपल बहुत लेट रैटिफिकेशन करता है और तब तक सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है तो ऐसी रैटिफिकेशन वैलिड नहीं मानी जाती। अब अगला रूल है कम्युनिकेशन ऑफ रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। जब तक प्रिंसिपल रैटिफिकेशन को क्लियरली एक्सप्रेस या कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक दूसरी पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि एक्ट एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। अब अगला रूल है एक्ट टू बी रैटिफाइड मस्ट बी वैलिड। जो एक्ट रैटिफाई किया जा रहा है वो लीगल और वैलिड होना चाहिए। अगर एक्ट वॉइड या इलीगल है तो उसको रैटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई फॉर्जरी करे, इलीगल काम करे या लॉ के अगेंस्ट कोई एक्ट करे तो प्रिंसिपल बाद में उसको रैटिफाई करके वैलिड नहीं बना सकता। रैटिफिकेशन सिर्फ लॉफुल एक्ट्स के लिए ही पॉसिबल होती है। अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी की। सेक्शन 188 कहता है कि जब एजेंट को कोई एक्ट करने की अथॉरिटी दी जाती है तो उसको वो सारे नेसेसरी लॉफुल एक्ट्स करने की अथॉरिटी भी मिल जाती है जो उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल, डॉली मनोज को बोलती है कि मेरी कार सेल कर दो, तो मनोज बायर से नेगोशिएशन, प्राइस डिस्कशन और डॉक्यूमेंट साइन करने का काम भी कर सकता है। अब एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, सेक्शन 189 समझो। इमरजेंसी में एजेंट वो सब एक्ट्स कर सकता है जो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल हो। एग्जाम्पल, KRK ने राजू को अपना हॉर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिया और जर्नी के टाइम हॉर्स इंजर्ड हो गया। राजू उसको वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाता है और ट्रीटमेंट करवाता है। ये इमरजेंसी अथॉरिटी है। इस टॉपिक पर हमने एक रील भी बनाई है जिसके व्यूज 375K प्लस से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके सीधा हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर पहुंच सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं की है तो जल्दी कर लीजिए। वहां आपको एंगेजिंग कंटेंट, लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। चलो क्लास, अब एजेंसी का नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट और राइट्स ऑफ एजेंट। सबसे पहले याद रखो जनरल रूल। एजेंट एक डेलीगेट होता है और नॉर्मली डेलीगेट आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। इस प्रिंसिपल को लैटिन में कहते हैं डेलीगाटस नॉन पोटिस डेलीगारे, मतलब प्रिंसिपल ने ट्रस्ट एजेंट पर किया है, इसलिए एजेंट नॉर्मली किसी और को अपना काम नहीं दे सकता। एग्जाम्पल, एल्विश ने मैक्सटर्न को अपना एजेंट बनाया हाउस सेल करने के लिए।
मैक्सटर्न बिना परमिशन के किसी तीसरे पर्सन को एजेंट नहीं बना सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां एजेंट किसी और को अपॉइंट कर सकता है, जब प्रिंसिपल परमिशन दे, जब नेचर ऑफ बिजनेस में डेलीगेशन कॉमन हो, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो। सब एजेंट। अब समझो सब एजेंट क्या होता है। सब एजेंट वो पर्सन होता है जो ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करता है और इनडायरेक्टली प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करता है। एग्जाम्पल, पारस ने सलमान को एजेंट बनाया प्रॉपर्टी सेल करने के लिए और सलमान ने अभिषेक को हेल्प के लिए अपॉइंट कर लिया। यहां अभिषेक सब एजेंट है। अगर सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल उसके एक्ट्स के लिए लायबल होगा। एजेंट प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सब एजेंट एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सब एजेंट विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट हुआ है तो प्रिंसिपल उसके एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा। एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पार्टी के सामने। सब एजेंट सिर्फ एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम्पल, कपिल ने सुनील को एजेंट बनाया कार सेल करने के लिए और सुनील बिना परमिशन के कृष्णा को सब एजेंट बना देता है। अगर कृष्णा गलत डील कर देता है तो कपिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सुनील ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब एक और कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये सब एजेंट से डिफरेंट होता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो होता है जिसे एजेंट अपॉइंट करता है प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो डायरेक्टली प्रिंसिपल का एजेंट बन जाता है, एजेंट का नहीं। एग्जाम्पल, ध्रुव ने एल्विश को बोला कि मेरे बिहाफ पर एक लॉयर अपॉइंट कर दो केस हैंडल करने के लिए। एल्विश ने रणवीर को लॉयर अपॉइंट कर दिया। यहां रणवीर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है और वो डायरेक्टली ध्रुव का एजेंट है। इस सिचुएशन में ओरिजिनल एजेंट सिर्फ सिलेक्शन करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच होती है। एजेंट की ड्यूटी होती है कि सिलेक्शन रीजनेबल केयर से करे। अगर उसने प्रॉपर केयर ली है तो वो लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, मुनव्वर ने आयशा को बोला बेस्ट आर्किटेक्ट हायर करो बिल्डिंग के लिए। आयशा ने प्रॉपर रिसर्च करके आर्किटेक्ट हायर किया। अगर आर्किटेक्ट बाद में गलती करता है तो आयशा लायबल नहीं होगी। अब एजेंट की ड्यूटी समझते हैं। 1. ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, सेक्शन 211। एजेंट को प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस ना हो तो ट्रेड कस्टम फॉलो करना होता है। एग्जाम्पल, डॉली ने मनोज को बोला मेरी कार 5 लाख रुपए में सेल करो, लेकिन मनोज 4 लाख में सेल कर देता है तो उसे लॉस कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। 2. ड्यूटी टू एक्ट विद रीजनेबल स्किल एंड केयर, सेक्शन 212। एजेंट को अपना काम रीजनेबल केयर और स्किल से करना चाहिए। एग्जाम्पल, दीपक ने पुनीत को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एजेंट बनाया। अगर पुनीत नेग्लिजेंस करता है और बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करता है जिससे लॉस हो जाता है तो वो लायबल हो सकता है। 3. ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, सेक्शन 213। एजेंट को प्रॉपर अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स प्रिंसिपल को देने होते हैं जब प्रिंसिपल डिमांड करे। एग्जाम्पल, केआरके ने राजू को गुड्स सेल करने भेजे तो राजू को कंप्लीट सेल्स अकाउंट केआरके को देना होगा। 4. ड्यूटी टू कम्युनिकेट। एजेंट को डिफिकल्ट सिचुएशंस में प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन करने की रीजनेबल कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल, सलमान गुड्स सेल कर रहा है और बायर प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहा है। सलमान को डिसीजन लेने से पहले अभिषेक को इन्फॉर्म करना चाहिए। 5. ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, सेक्शन 215। एजेंट प्रिंसिपल की परमिशन के बिना खुद के बेनिफिट के लिए डील नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, रणवीर को समय ने लैंड सेल करने के लिए एजेंट बनाया, लेकिन रणवीर सीक्रेटली खुद ही लैंड बाय कर लेता है चीप प्राइस पर। समय कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। 6. ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। एजेंट सीक्रेट कमीशन या हिडन प्रॉफिट नहीं ले सकता। एग्जाम्पल, ध्रुव ने एल्विश को कार परचेस करने के लिए एजेंट बनाया और सेलर सीक्रेटली एल्विश को 20,000 रुपीस कमीशन दे देता है। अगर ध्रुव को पता चल जाए तो वो पैसा क्लेम कर सकता है। 7. ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। एजेंट नॉर्मली अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। 8. ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड। एजेंट को जो पैसा प्रिंसिपल के बिहाफ पर मिलता है वो प्रिंसिपल को देना होता है। एग्जाम्पल, पारस ने सलमान को गुड्स सेल करने भेजा और सलमान को 1 लाख रुपीस मिल गया। ये पैसा पारस को देना पड़ेगा। 9. ड्यूटी नॉट टू मिसयूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। एजेंट को प्रिंसिपल की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिसयूज नहीं करनी चाहिए। राइट्स ऑफ एन एजेंट। 1. राइट ऑफ रिटेनर, सेक्शन 217। एजेंट को राइट होता है कि वो प्रिंसिपल का पैसा रिसीव करके उसमें से अपना कमीशन और एक्सपेंसेस डिडक्ट कर ले। एग्जाम्पल, एल्विश ने मैक्सटर्न के गुड्स 2 लाख रुपीस में सेल किए। मैक्सटर्न को पैसा देने से पहले एल्विश अपना कमीशन डिडक्ट कर सकता है। 2. राइट टू रेम्यूनरेशन,
सेक्शन 219, एजेंट को कमीशन मिलता है जब वो अपना वर्क कंप्लीट कर देता है। 3. राइट ऑफ लीन, सेक्शन 221, एजेंट गुड्स को तब तक होल्ड कर सकता है जब तक कमीशन और एक्सपेंसेस पे ना हो। चलो क्लास, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट ऑफ इंडेमनिटी की। लॉ कहता है कि अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए कोई लॉफुल एक्ट किया है और उस एक्ट की वजह से एजेंट को लॉस या लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है, तो प्रिंसिपल को एजेंट को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, यानी उसका लॉस कवर करना पड़ेगा। मतलब अगर एजेंट ऑनेस्टली प्रिंसिपल के कहने पर काम कर रहा है तो उसका रिस्क प्रिंसिपल उठाएगा। एग्जाम्पल, एल्विश ने मैक्सटन को बोला कि मेरी तरफ से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दो और बायर्स तक पहुंचा दो। ट्रांसपोर्ट के टाइम कुछ लीगल चार्जेस या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गए। क्योंकि मैक्सटन ने ये काम एल्विश के इंस्ट्रक्शंस पर किया था, तो एल्विश को मैक्सटन को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर एजेंट गुड फेथ में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और उसको लॉस हो जाता है, तो भी प्रिंसिपल को इंडेमनिफाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल, पारस ने सलमान को बोला गुड्स मार्केट में सेल करो। सलमान ने ऑनेस्टली सेल करने की कोशिश की, लेकिन बायर पेमेंट नहीं कर पाया और सलमान को फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो पारस को सलमान का लॉस कवर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, अगर एजेंट इलीगल या क्रिमिनल एक्ट करता है तो प्रिंसिपल उसको इंडेमनिफाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल, कपिल ने सुनील को बोला कॉम्पिटिटर की प्रॉपर्टी डैमेज कर दो। अगर सुनील ऐसा करता है और पनिशमेंट मिलती है तो कपिल उसको इंडेमनिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इलीगल एक्ट के लिए इंडेमनिटी अलाउड नहीं होती। अब एक और रूल आता है, राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लिजेंस। अगर प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से एजेंट को इंजरी या लॉस हो जाए तो प्रिंसिपल को एजेंट को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ध्रुव ने एल्विश को एक डिफेक्टिव मशीन रिपेयर करने भेज दिया बिना उसकी कंडीशन बताए, और रिपेयर करते वक्त एल्विश इंजर्ड हो गया। ये इंजरी प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से हुई, इसलिए ध्रुव को एल्विश को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज पर। जनरल रूल ये है कि एजेंट सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करता है, इसलिए नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच होता है। एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता। एग्जाम्पल, रणवीर ने समय को अपना एजेंट बनाया गुड्स परचेज करने के लिए। समय सप्लायर के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर पेमेंट इशू होता है तो सप्लायर समय को नहीं बल्कि रणवीर को सू करेगा, क्योंकि समय सिर्फ एजेंट था और एक्चुअल पार्टी प्रिंसिपल है। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर एक्ट करता है तो प्रिंसिपल उस एक्ट के लिए फुल्ली लायबल होगा। एग्जाम्पल, डॉली ने मनोज को बोला मेरी कार 5 लाख रुपए में सेल कर दो, और मनोज एग्जैक्टली वही करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बायर के साथ होगा वो डॉली और बायर के बीच बाइंडिंग होगा। अब एक सिचुएशन आती है जब एजेंट अथॉरिटी से ज्यादा एक्ट कर देता है। अगर ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड पार्ट सेपरेट किया जा सकता है तो प्रिंसिपल सिर्फ ऑथराइज्ड पार्ट के लिए लायबल होगा। एग्जाम्पल, दीपक ने पुनीत को बोला 100 बैग्स राइस बाय करो, लेकिन पुनीत ने 150 बैग्स परचेज कर लिए, तो दीपक 100 बैग्स के कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगा, बाकी 50 बैग से नहीं। लेकिन अगर ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड पार्ट सेपरेट ही नहीं हो सकते तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, केआरके ने राजू को बोला 10 लाख रुपीस में लैंड बाय करो, और राजू ने 15 लाख रुपीस में डील कर दी। यहां प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। चलो क्लास, अब सेक्शन 237 लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स व ऑथराइज्ड को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इस सेक्शन का मेन आइडिया ये है कि कभी-कभी एजेंट एक्चुअली ऑथराइज नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल के वर्ड्स या कंडक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को ये लगता है कि एजेंट ऑथराइज्ड है। अगर थर्ड पार्टी गुड फेथ में बिलीव कर लेती है कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, तो फिर प्रिंसिपल उस एक्ट से बाउंड हो जाता है, चाहे एजेंट ने एक्चुअली अथॉरिटी के बाहर काम किया हो। सिंपल वर्ड्स में रूल ये है, अगर प्रिंसिपल की वजह से थर्ड पार्टी को ये बिलीव हो जाए कि एजेंट ऑथराइज्ड है, तो प्रिंसिपल बाद में ये नहीं कह सकता कि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को गुड्स दिए बेचने के लिए और उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि गुड्स एक फिक्स्ड प्राइस से कम पर मत बेचना, लेकिन बी ने सी को उस प्राइस से कम पर गुड्स बेच दिए। सी को ये नहीं पता था कि बी को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था। यहाँ लॉ कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगा, क्योंकि सी ने गुड फेथ में बी को ऑथराइज्ड एजेंट समझा।
आओ एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दिए जो ब्लैंक एंडोर्स थे। बी ने ए की प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जाकर उन इंस्ट्रूमेंट्स को सी को बेच दिया। यहां भी सेल वैलिड माना जाएगा क्योंकि सी को यह बिलीव करने का रीजन था कि बी ऑथराइज्ड है। इसलिए सिंपल रूल याद रखना, अगर प्रिंसिपल के कंडक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को लगता है कि एजेंट ऑथराइज्ड है तो एजेंट के अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए भी प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। अब एक और रूल है, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। मतलब अगर थर्ड पार्टी एजेंट को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो लॉ के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दी हुई मानी जाती है। एग्जाम्पल, मुनव्वर ने आयशा को अपना एजेंट बनाया गुड्स परचेज करने के लिए। सप्लायर आयशा को बता देता है कि गुड्स डिफेक्टिव है। लॉ के हिसाब से मुनव्वर को भी ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी मानी जाएगी। अब बात करते हैं एजेंट के फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उसका इफेक्ट प्रिंसिपल पर पड़ता है। एग्जाम्पल, सलमान को अभिषेक ने हाउस सेल करने का एजेंट बनाया। सलमान बायर को गलत इंफॉर्मेशन दे देता है हाउस की कंडीशन के बारे में। अगर बायर को लॉस होता है तो अभिषेक लायबल हो सकता है क्योंकि एजेंट ने ये एक्ट अथॉरिटी के स्कोप में किया। अब समझो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट। जनरल रूल ये है कि एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है। एक, फॉरेन प्रिंसिपल। अगर एजेंट फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थर्ड पार्टी एजेंट को लायबल मान सकता है। दो, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। अगर एजेंट प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं करता तो थर्ड पार्टी एजेंट को लायबल मान सकता है। तीन, नॉन एग्जिस्टेंट या इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता या कॉम्पिटेंट नहीं है तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। चार, प्रिटेंडेड एजेंट। अगर कोई पर्सन खुद को एजेंट बताता है लेकिन एक्चुअली एजेंट नहीं है और प्रिंसिपल उस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो पर्सनली लायबल हो जाता है। 5, ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। अगर एजेंट बिना अथॉरिटी के एक्ट करता है और थर्ड पार्टी को बिलीव करा देता है कि उसके पास अथॉरिटी है तो वो पर्सनली लायबल हो जाता है। एग्जाम्पल, कृष्णा गोविंदा के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है बिना परमिशन के और गोविंदा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो कृष्णा लायबल हो सकता है। चलो क्लास, अब राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज एजेंसी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंट, सेक्शन 231। कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन सामने वाले पर्सन को यह पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली एजेंट है और किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। ऐसे केस में लॉ कहता है कि बाद में प्रिंसिपल भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है और जो थर्ड पार्टी है उसको भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट वैसे ही राइट्स मिलते हैं जैसे उसको एजेंट के अगेंस्ट मिलते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले प्रिंसिपल अपनी आइडेंटिटी बता देता है तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज भी कर सकता है अगर वो प्रूफ कर दे कि अगर उसको पहले पता होता कि रियल प्रिंसिपल कौन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एसएस ने WHANKHEDE स्टेडियम में IPL मैच का टिकट AB के थ्रू खरीदा। स्टेडियम मैनेजमेंट एसएस को पर्सनल रीजंस की वजह से टिकट देना नहीं चाहता था। अगर बाद में पता चलता है कि टिकट एक्चुअली एसएस के लिए खरीदा गया था तो स्टेडियम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है और एसएस को एंट्री देने से मना कर सकता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, सेक्शन 232। कभी कभी एजेंट सामने वाले पर्सन को यह नहीं बताता कि वो एजेंट है और सामने वाला उसको प्रिंसिपल समझकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बाद में अगर रियल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी के जो राइट्स एजेंट के अगेंस्ट थे वो खत्म नहीं होंगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। ए पर बी का 50,000 रुपए का डेट है। ए ने 1 लाख रुपए के राइस बी को बेच दिए, लेकिन ए एक्चुअली सी का एजेंट था। बी को यह पता नहीं था। अब अगर सी बोले कि बी राइस ले और पेमेंट करे तो बी ये कह सकता है कि पहले ए का 50,000 रुपए का जो डेट है वो एडजस्ट सेट ऑफ हो। मतलब सी बी को राइस लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता बिना बी के राइट्स को कंसिडर किए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है ऑप्शन टू थर्ड पर्सन सू द एजेंट और द प्रिंसिपल, सेक्शन 233। अगर किसी सिचुएशन में एजेंट पर्सनली लायबल है तो थर्ड पार्टी के पास चॉइस होती है कि वो एजेंट को सू करे, प्रिंसिपल को सू करे या दोनों को सू करे कॉटन के प्राइस के लिए।
आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी के साथ 100 बेल्स ऑफ कॉटन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में ए को पता चलता है कि बी एक्चुअली सी का एजेंट था। अब ए के पास ऑप्शन है कि वो बी को सू करे, सी को सू करे या दोनों को सू करे कॉटन के प्राइस के लिए। अब लास्ट पॉइंट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीफ दैट ओनली वन विल बी लायबल, सेक्शन 234। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी पर्सन ने एजेंट को ये बिलीव करवा दिया कि सिर्फ प्रिंसिपल ही लायबल होगा या प्रिंसिपल को ये बिलीव करवा दिया कि सिर्फ एजेंट ही लायबल होगा, तो बाद में वो अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी को बिलीव करा दिया गया कि सिर्फ एक ही पर्सन लायबल होगा, तो बाद में दूसरे पर्सन को लायबल नहीं बनाया जा सकता। चलो क्लास, अब रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को ऐसे समझते हैं। सबसे पहले समझ लो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 201 का बेसिक मीनिंग। टर्मिनेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो लीगल रिलेशनशिप था उसका खत्म हो जाना। जब एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो एजेंट को जो अथॉरिटी दी गई थी वो भी खत्म हो जाती है। लॉ बताता है कि एजेंसी खत्म होने के 6 मेन तरीके हो सकते हैं। 1. रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, 2. रेनुंसिएशन बाय एजेंट, 3. कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, 4. डेथ और इंसैनिटी, 5. प्रिंसिपल का इंसॉल्वेंट हो जाना, 6. एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, सेक्शन 203 और 204। रेवोकेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल अपने एजेंट की अथॉरिटी को वापस ले ले। लॉ कहता है कि प्रिंसिपल कभी भी एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेवोकेशन तब तक ही पॉसिबल है जब तक एजेंट ने अथॉरिटी एक्सरसाइज करके प्रिंसिपल को बाइंड नहीं किया हो। एग्जाम्पल समझो, एल्विश ने मैक्सटर्न को बोला कि मेरी तरफ से एक कार बायर को 5 लाख रुपए में सेल कर देना। अगर मैक्सटर्न अभी तक बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है और उससे पहले एल्विश बोल देता है कि अब तुम मेरी तरफ से सेल मत करो, तो अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर मैक्सटर्न ऑलरेडी बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है तो एल्विश बाद में अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंट ने अथॉरिटी यूज करके प्रिंसिपल को बाइंड कर दिया। अब एक और सिचुएशन समझो, पार्शियल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। अगर एजेंट ने अथॉरिटी का कुछ पार्ट ऑलरेडी यूज कर लिया है तो उस पार्ट के रिलेशन में रेवोकेशन नहीं हो सकती। मान लो पारस ने सलमान को बोला 100 बैग्स राइस परचेज करो। सलमान ने ऑलरेडी 60 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाकी 40 बैग्स अभी नहीं किए। अब पारस अथॉरिटी रिवोक करता है तो पहले 60 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन बाकी 40 बैग्स के लिए अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन फॉर रेवोकेशन की, सेक्शन 205। अगर प्रिंसिपल प्रीमेच्योरली और बिना किसी वैलिड रीजन के एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर देता है और उससे एजेंट को लॉस होता है, तो प्रिंसिपल को एजेंट को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ध्रुव ने एल्विश को 1 ईयर के लिए अपना सेल्स एजेंट अपॉइंट किया, लेकिन 3 महीने बाद बिना किसी वैलिड रीजन के उसको हटा दिया। अगर एल्विश को इस वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो ध्रुव को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब आता है नोटिस ऑफ रेवोकेशन, सेक्शन 206। जब प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करता है तो उसको रीजनेबल नोटिस देना जरूरी होता है। अगर बिना नोटिस के रिवोक कर दिया और एजेंट को लॉस हो गया तो प्रिंसिपल को डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। रेवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब क्लियरली बोल दिया कि अथॉरिटी खत्म, इंप्लाइड मतलब कंडक्ट से क्लियर हो जाए कि अथॉरिटी खत्म हो गई। अब बात करते हैं रिनंसिएशन बाय एजेंट की। जैसे प्रिंसिपल अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, वैसे ही एजेंट भी एजेंसी छोड़ सकता है। इसको रिनंसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, कृष्णा गोविंदा का एजेंट है, लेकिन कृष्णा डिसाइड करता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा और गोविंदा को बोल देता है कि मैं एजेंसी छोड़ रहा हूं। ये रिनंसिएशन हो गया। अगर एजेंसी फिक्स्ड टाइम के लिए थी और एजेंट बिना प्रॉपर रीजन के उसको बीच में छोड़ देता है तो एजेंट को प्रिंसिपल को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा और एजेंट को भी एजेंसी छोड़ते वक्त रीजनेबल नोटिस देना जरूरी होता है। अब तीसरा मोड है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। जब वो काम जिसके लिए एजेंट अपॉइंट किया गया था कंप्लीट हो जाता है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, रणवीर ने समय को बोला कि मेरी तरफ से एक हाउस सेल कर दो। जैसे ही हाउस सेल हो गया, एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। अब चौथा मोड है डेथ और इंसैनिटी। अगर प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की डेथ हो जाती है या कोई अनसाउंड माइंड हो जाता है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। एग्जाम्पल, डॉली ने मनोज को अपना एजेंट बनाया, लेकिन अगर डॉली की डेथ हो जाती है तो एजेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एक्ट्स एजेंट ने डेथ से पहले किए थे वो वैलिड और बाइंडिंग रहेंगे। अब पांचवा मोड है प्रिंसिपल का इंसॉल्वेंट हो जाना।
अगर प्रिंसिपल कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। और छठवां मोड है एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर एजेंट को किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया था, जैसे 1 ईयर, तो टाइम कंप्लीट होते ही एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इर्रेवोकेबल एजेंसी। नॉर्मली प्रिंसिपल अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती। जब एजेंट का सब्जेक्ट मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट हो, तब एजेंसी इर्रेवोकेबल हो जाती है। एग्जाम्पल, दीपक ने पुनीत से 1 लाख रुपीस लोन लिया और सिक्योरिटी के रूप में पुनीत को बोला कि मेरी कार सेल करके पैसा रिकवर कर लेना। यहां पुनीत का उस कार में पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए दीपक अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन की। सेक्शन 208, जब एजेंसी टर्मिनेट होती है तो उसका इफेक्ट तब तक एजेंट पर नहीं पड़ता जब तक एजेंट को टर्मिनेशन का पता ना चल जाए, और थर्ड पार्टीज पर तब तक इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक उन्हें टर्मिनेशन का नॉलेज ना हो। एग्जाम्पल, मुनव्वर ने आयशा की एजेंसी टर्मिनेट कर दी, लेकिन आयशा को अभी तक पता नहीं था और उसने किसी बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर बायर को भी टर्मिनेशन का पता नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अब एक और रूल है एजेंट्स ड्यूटी ऑन डेथ ऑफ प्रिंसिपल, सेक्शन 209। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए तो एजेंट का ड्यूटी होता है कि वो रीजनेबल स्टेप्स ले प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, सलमान अभिषेक का एजेंट है और अभिषेक की डेथ हो जाती है, तो सलमान को तुरंत सब डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी को सेफ रखना चाहिए ताकि हेयर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। और लास्ट रूल है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, सेक्शन 210। जब मेन एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सब एजेंट की अथॉरिटी भी टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी मेन एजेंट पर डिपेंडेंट होती है। दोस्तों, यहां होता है आपकी यूनिट 9 एजेंसी का खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी का पूरा गेम आपको समझ आ गया होगा। अगर एग्जाम्स निकालने हैं और इस यूनिट के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो फटाफट नीचे कमेंट करो, एजेंट बना दो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, बिना सब्सक्राइब किए यहां से गए ना तो एग्जाम में आपका एजेंट तो आंसर लिख देगा, पर मार्क्स का प्रिंसिपल कोई और बन जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लॉ को बोरिंग नहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।